हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। तो हम इस सेशन के अंदर आज आपके सामने नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। उस नए टॉपिक के अंदर जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था वो था फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। तो आज जो हम बात करेंगे कि जो आपके रेसिस्टेंस है, ठीक है, जो रेसिस्टेंस है उसके अंदर जो सब्सटेंसेस आते हैं कि जो रेसिस्टिविटी हमने टॉपिक पढ़ा था, तो हम जो क्लासिफाई करेंगे, जो सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करेंगे, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी। कि ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी करेंगे, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी पे हम क्या करेंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे आफ्टर द फैक्टर्स। अब उनके बेसिस के ऊपर हम बात करेंगे किसके, मेटेलिक कंडक्टर। इन मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर क्या होगा, आपके पास दो आएंगे। एक आएगा आपके पास प्योर मेटल और एक आएगा आपके पास कौन सा, एलॉयज। उसी तरह से सेकंड जो आएगा हमारे पास, हम बात करेंगे किसकी, सेमीकंडक्टर्स की। उसके बाद तीसरा जो क्लासिफिकेशन है मटेरियल्स का, सब्सटेंसेस का, वो हम बात करेंगे किसके ऊपर, आपका इंसुलेटर। और उसके बाद जो फोर्थ वन आता है वो आता है आपके पास सेमीकंडक्टर। वन बाय वन हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, आप लोगों को जैसा कि पढ़ाया था कि मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे किसमें, मेटल्स की बात करेंगे। मेटल्स में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको पता है क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जब हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, वो भी रेसिस्टिविटी इंक्रीज करती है। और उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो लाई करती है, वो लाई करती है आपके किसके अंदर, 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻2 ओम मीटर के बीच में लाई करती है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी मेंशन्ड है। मींस जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी रेसिस्टिविटी भी क्या करेगी, आपके पास इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज। मींस टेम्परेचर इंक्रीज और तो रेसिस्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा, वो भी क्या करेगा, आपके पास इंक्रीज करेगा। और वो क्या करेगा, इंक्रीज, इस वैल्यू के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। लेकिन जो एलॉयज होते हैं, क्या होते हैं एलॉयज। एलॉयज क्या है कि टू और मोर मेटेरियल से मिलकर के, मेटल से मिलकर के क्या बनते हैं, एलॉयज बनते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर होता है आपका। उसमें क्या होती है, जो रेसिस्टिविटी वो सेम रहती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। मींस रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो ये था बेटा किसके, मेटल के बारे में जो क्लासिफिकेशन किया कि रेसिस्टिविटी का क्या अफेक्ट करता है। तो रेसिस्टिविटी बिकम्स सेम इन एलॉयज व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं, मींस आपकी रेसिस्टिविटी सेम रहेगी, रेसिस्टिविटी सेम व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। तो अब हम आगे बढ़ते हैं किसको लेकर के, सेमीकंडक्टर को लेकर के। किसको लेकर के, सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर है आपका, वो क्या है आपके पास, उसमें भी रेसिस्टिविटी में फर्क पड़ेगा। अब रेसिस्टिविटी में फर्क पड़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा रेसिस्टिविटी के ऊपर। तो जो आपके पास सेमीकंडक्टर होते हैं वो रेसिस्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, रेसिस्टिविटी डिक्रीज करती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जब हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और वो कितनी वैल्यू लाई करती है, वो करेगी आपके पास कुछ -2 पॉजिटिव, आपके पास किसके अंदर, पॉजिटिव के अंदर। और वो लाई करेगी जैसे कि यहाँ पे 10⁻⁸ है, 10⁻², यहां करेगी 10⁻⁵ ओम मीटर टू 10⁻² ओम मीटर के बीच में लाई करेगी। ये भी ऑलरेडी क्या है, आपका एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ये तो था बात बेटा किसकी, सेमीकंडक्टर की। अब इंसुलेटर की बात करते हैं। इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी पे क्या होता है, डिक्रीज होती है। बल्कि इंसुलेटर में क्या होती है, रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं, राइज अप करते हैं। मींस रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस
with rise means increase in temperature। ठीक है, अब दोनों ही केसेस में हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। वो वैल्यू क्या लाई करती है 10 की पावर -5 टू 10 की पावर 2 ओम मीटर में लाई करती है। अब हम इसकी बात करते हैं इंसुलेटर की, तो रेसिस्टिविटी क्या होती है डिक्रीज करती है, वो भी इंक्रीज विद टेम्परेचर के साथ। वो वैल्यू कितनी लाई करती है वो हम आपको बता रहे हैं, वो होगी आपके पास 10 की पावर 10 ओम मीटर टू 10 की पावर कितनी होनी चाहिए बेटा, बहुत ज्यादा मीन्स 17 ओम मीटर तक पहुंच जाती है आपके पास। ये लाई करती है वैल्यू किसकी, रेसिस्टिविटी की। और ये जो रेसिस्टिव वैल्यू होती है टेम्परेचर कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो फैक्टर्स हमने पढ़े थे कि नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर, उस पर रेसिस्टिविटी का क्या फर्क रहता है रेसिस्टेंस के अंदर, वो हम यहाँ क्लासिफिकेशन किया सब्सटेंसेस का आपका। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सेमीकंडक्टर, सॉरी सुपर कंडक्टर, नॉट सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर है बेटा। सुपर कंडक्टर को यहां ना बता करके बेटा, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि ये क्लासिफिकेशन होता है सुपर कंडक्टर। लेकिन सुपर कंडक्टर में क्या होता है, जीरो रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है, जीरो रेसिस्टेंस होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर करते हैं। और जीरो रेसिस्टेंस भी कब होगा, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। क्या बिहेव करेंगे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब सेमीकंडक्टर की अगर हम मेटेलिक कंडक्टर में हम बात करें मेटल्स की, तो यहाँ पे प्योर मेटल्स आते हैं आपके कौन कौन से, कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, उनमें रेसिस्टिविटी क्या करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज। अगर हम एलॉयज की बात करें तो एलॉय के अंदर क्या आते हैं, निक्रोम आता है और कॉन्स्टेंटन आता है और मैंगनीज आता है। ये क्या है, एलॉयज हैं जो कि हम यूज करते हैं। उसी तरह से सेमीकंडक्टर में हम जो बात करें एग्जांपल, तो सिलिकॉन आता है और जर्मेनियम। ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर में जो चीजें आती हैं आपके पास, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया और रबड़ एक्सेट्रा, ये क्या आते हैं, दीज आर द मटेरियल सब्सटेंसेस विच आर कम इन द इंसुलेटर। तो जैसा कि हमने बात की सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर के अंदर जीरो रेसिस्टेंस था। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया कि ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी। अब हमारे पास कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस होते हैं, मेटल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे टंगस्टन है, टंगस्टन अगर हम मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, आप लोगों को पता है टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। देयर आर सम स्पेसिफिक मटेरियल्स यूज फॉर प्रोड्यूस करंट। और जब करंट प्रोड्यूस करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट भी होगा। तो जो सम स्पेसिफिक मटेरियल में हम बात करते हैं टंगस्टन की, किसकी बात करते हैं, टंगस्टन। अगर हम इसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये जो मटेरियल है टंगस्टन, फिलामेंट रूप में हम यूज करते हैं किसके अंदर, बल्ब्स के अंदर। और उस बल्ब्स में क्या होता है, बहुत थिन वायर यूज करते हैं हम। क्या करते हैं, बहुत थिन वायर यूज करते हैं। थिन वायर यूज करने की वजह से उसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, वो लो रहती है। क्या रहती है, रेसिस्टिविटी लो रहेगी। एंड थिन वायर की क्या होती है, हमने पीछे पढ़ा था फैक्टर में, हाई रेसिस्टेंस होता है। तो यहां से पता चल रहा है कि जो रेसिस्टिविटी है वो किस पर डिपेंड क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल जो आप यूज कर रहे हो उसमें। तो टंगस्टन जैसे मैंने बताया कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, रेसिस्टिविटी लो होती है। थिन वायर क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है। तो दोनों ही प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट हो जाती है यहाँ पे मटेरियल जो हम यूज करते हैं टंगस्टन। लेकिन एमिट कौन से टेम्परेचर पे लाइट अप करेगा, तो कई बुक्स में क्या कर रखा है, 2800 डिग्री सेल्सियस दे रखा है केल्विन के अंदर टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे क्या होगा, ये लाइट एमिट करता है जब इसमें से, और ये क्या बनाता है, एक मेटल ऑक्साइड लेयर बनाता है और इमीडिएटली क्या करता है, ग्लो अप करता है फिलामेंट। और उसके अंदर किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो गैसेस हम फिलअप करते हैं, जैसे नियोन हो गया आपके पास, आर्गन गैस होगी और नाइट्रोजन गैस होगी, वो हेल्प करती हैं टू एमिट द बल्ब। अब उसी तरह हम बात करते हैं सेकंड जो हमारे पास आता है, जिसको हम एलॉय कहते हैं, वो आता है निक्रोम। निक्रोम जो है आपके पास, ये एलॉय किस किस का होता है, सबसे बड़ी बात होती है इसमें कॉपर, नियर बाई 60%। सेकेंड मेटल था निक्रोम। निक्रोम मैं थोड़ा सा
हो गया था, गलती हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं। निक्रोम के अंदर क्या था, निकल होता है, निकल Ni, CHO, क्रोमियम हम कहते हैं, जो Cr सिंबल होता है क्रोमियम। M फॉर मैंगनीज, E फॉर, अगर E आया है तो लास्ट में क्या होता है, आयरन। इन सब मेटल से मिलकर के क्या होता है, निक्रोम बनता है आपके पास। और इनकी परसेंटेज जो होती है वो होती है 60, 12 और आपके पास क्या होगी 2। और बाकी जो बची वो किसकी होगी आपके पास, आयरन होती है, वो नियर बाय कितनी होती है, 26% होती है आपकी। तो 2%, 12% और 60% ये क्या होती है, परसेंटेज। ये परसेंटेज 4 एलिमेंट्स को मिलाकर के क्या होते हैं, निक्रोम होती है। निक्रोम एक एलॉय है और इसलिए क्या होता है, इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो हाई होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका, और डज नॉट रिएक्ट विद एयर। एयर के साथ क्या है, ये रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि जो प्योर मेटल्स होते हैं वो एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है उनके अंदर और वो जल्दी से मेल्ट होकर के ब्रेकअप हो जाते हैं। जबकि निक्रोम वायर के अगर हम यूज करते हैं, निक्रोम एलॉय को यूज करते हैं तो हीटिंग अप्लायंसेस में यूज करते हैं, इसलिए इसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका। और जो आपके फिलामेंट्स होते हैं, मींस एलिमेंट्स होते हैं किसके अंदर, हीटिंग एलिमेंट, जैसे गीजर हो गया, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया आपके पास, जो सर्दियों में आप लोग यूज करते हो, तो वहां पे जो एलिमेंट होता है, आपने देखा होगा एक वायर उसके अंदर, वो क्या होता है, निक्रोम वायर यूज की जाती है आपकी। अब वैसे क्या होता है, एक और एलॉय होता है जिसको कहते हैं कांस्टेंट टन कहते हैं। ये भी आपके पास क्या है, 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। एक होता है कॉपर 60% और एक होता है निकल 40%। 60% और 40% से मिलकर के बना होता है। और मैं कई बार जिक्र क्या हो गया अभी, मैंगानीन। मैंगानीन के अंदर जो होता है कॉपर 84% होता है, ठीक है। इसमें मैंगनीज होगा और निकल होगा आपका। मैंगनीज होता है आपके पास 12% और 4%। तो ये जो कुछ मेटल स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। और जो आपके पास कांस्टेंट और मैंगनीन होते हैं आपके पास, वो यूज किया जाता है आपके पास की जो लेबोरेटरी में आपने देखा होंगे, रियोस्टेट होता है, रेसिस्टेंस बॉक्स होता है, वहां पे वायर जो उसके अंदर यूज होती है, रेसिस्टेंस जो यूज होते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। आपका क्या करते हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। जिससे स्पेसिफिक एलिमेंट थे कांस्टेंट टन, मैंगानीन, निक्रोम और टंगस्टन थे, ये मैंने आपको बताया परसेंटेज है, ये ऑलरेडी मेंशन्ड है आपके किसके अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर। अब हम बात करते हैं, एक होता है टिन और एलॉय, टिन और लेड एलॉय। टिन और लेड एलॉय, इसको हम कहां यूज करते हैं, क्योंकि इसकी क्या होती है, लो रेसिस्टिविटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो रेसिस्टिविटी और लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से इनको हम यूज करते हैं किसके अंदर, फ्यूज के अंदर। जो फ्यूजेस होते हैं उनके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, किसके अंदर, सर्किट्स के अंदर। तो ये थे हमारे पास कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस जिनको हम यूज करते हैं किसके अंदर, फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए आपके पास। तो अब हम बेटा आगे चलेंगे बच्चों लोग कि हम रेसिस्टेंस को पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैं चल रहा हूं आगे लेकर के आप लोगों को। उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बाद हमारे पास आएगा क्या, इलेक्ट्रिक पावर एंड जूल लॉ ऑफ हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट आपके पास। इनको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो अब हम चलते हैं, मूव ऑन, कि कॉम्बिनेशन जो है रेसिस्टेंस का वो कौन कौन से हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कि कहीं हमें करंट कम चाहिए, वोल्टेज कम चाहिए या इक्वली डिवाइड करना होता है, तब हम इस्तेमाल करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में। तो यहां पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। और रेसिस्टर्स। हमारे पास यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन होते हैं। एक होता है आपके पास सीरीज और दूसरा होता है हमारे पास पैरेलल। इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं सीरीज और पैरेलल के अंदर रेसिस्टेंस को। अब हम जो बात करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस के लिए क्या हम कैसे इसको यूज करते हैं,
क्या क्या फर्क पड़ता है करंट, वोल्टेज और रेसिस्टेंस के ऊपर आपका, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कि पिछला, क्योंकि यहाँ ओम्स लॉ बहुत एप्लीकेबल रहता है, इसके कॉम्बिनेशंस को निकालने के लिए कितने हम यूज करेंगे और कितना कॉम्बिनेशन में क्या रिजल्ट आएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, वो फाइंड आउट करेंगे। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का। ये आपके पास डायग्राम है, सिंबल है रेसिस्टेंस का। ऑलरेडी मैं सिंबल्स आप लोगों को मेंशन किए थे, बताए थे। ये R1, R2, R3, पॉइंट ए से लेकर के बी तक करंट क्या है, सेम रहेगा आपका। क्या रहेगा, करंट सेम रहेगा। और अगर हम बात करते हैं किसकी, वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप की, तो वो क्या हो जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर डिवाइड हो जाता है आपका। क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। कैसे, फ्रॉम इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक V1, इस पॉइंट से लेकर के V2 और इस पॉइंट से लेकर के V3। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और टोटल जो हमारे पास V रहेगा किसके अंदर, टोटल सर्किट के अंदर, कि V जो चला था कंप्लीट किया था हमने। तो क्या चीज ध्यान रखनी है यहाँ, कि इस सर्किट में जितने भी रेसिस्टेंस जुड़े हों, करंट सेम रहेगा। करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा आपका। और दूसरा जो आपके पास है, जिसको हम वोल्टेज कहते हैं, लेकिन यहां प्रॉपर्टी जो फिजिकल है वो क्या रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। वो डिफरेंट रहेगा इन ईच रेसिस्टर और रेसिस्टेंस के अंदर। ये दो पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रख करके चलने हैं जब भी आप कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ये ध्यान रखना दिमाग के अंदर कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट रहता है वो सेम रहेगा हर एक उसके अंदर, और जब रेसिस्टर में पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो डिवाइड हो जाता है हर एक उसके अंदर, किसके अंदर, रेसिस्टेंस के अंदर। हम एक अब इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, वो डेरिवेशन क्या है। तो सीधी सी बात है, हमने 3 रेसिस्टेंस ले लिए कि लेट द 3 रेसिस्टेंस R1, R2 and R3 having potential differences across each end is V1, V2 and V3 respectively. I be the current flowing through it. ये वर्ड्स के अंदर हो गया आपके पास। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हर एक रेसिस्टेंस का। और क्या करेंगे कि हमने पहले क्या करना, पोटेंशियल डिफरेंस टोटल क्या बनेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू, वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस जो डिवाइडेड हुआ है उन सबको ऐड कर देंगे। V1 प्लस V2 प्लस V3 मीन्स एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ वायर व्हेन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1, R2 and R3। अब हम यहां क्या करेंगे, अप्लाई ओम्स लॉ करेंगे। ओम्स लॉ अप्लाई करा तो आपको पता है V इक्वल टू IR होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ऐसे V1 की वैल्यू निकालेंगे। V1 इक्वल टू I सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता करंट के अंदर, तो R1 हो जाएगा। ऐसे ही V2 होगा तो करंट सेम रहेगा, तो R3 हो जाएगा ओम्स लॉ अप्लाई करने के बाद। अगर हम V3 करेंगे तो I R3 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 है आपके पास। ये जितनी भी वैल्यूज हैं V, V1, V2, V3 की, ये हम इक्वेशन 1 के अंदर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे आपको। अब ये वैल्यू रखने के बाद आपके पास क्या आएगा, V की वैल्यू रखी I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ये वैल्यू हमने क्या करी, इक्वेशन 1 में रख दी। IR इक्वल टू I कॉमन लिया R1, क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या था, S सीरीज कॉम्बिनेशन था, तो R1 प्लस R2 प्लस R3
आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपके पास किसका आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ गया। अगर हमारे पास रेसिस्टेंस सीरीज के अंदर होंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें फाइंड आउट हो जाएगा किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज के अंदर। दैट्स वाज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे कॉम्बिनेशन इन रेसिस्टेंस के अंदर। अब हम बात करेंगे किसकी, सेकंड जो इसके अंदर कॉम्बिनेशन था उसको क्या कहते हैं, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब यहां पे भी क्या होगा, थोड़ा सा फर्क हो जाएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है हर उसके अंदर, किसके, कॉम्बिनेशन के अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड, जिसको क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं, 3 रेसिस्टेंस को पैरेलली अटैच करेंगे हम। ए बी, करंट फ्लो हुआ, इस पॉइंट पर पहुंचा आई, इसमें I1, इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि जो I करंट है I1 में डिवाइड हुआ, I2 में हो गया और I3 में हो गया। I करंट R1, R2 और R3, और यहां पे जब आएगा करंट फ्लो करेगा आकर के इस पॉइंट पे मीट करेंगे तीनों, और यहां फिर क्या होगा, I करंट हो जाएगा। अब यहां पे क्या हुआ, करंट क्या हो गया, डिवाइड, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है सब में V क्या रहा, सेम रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा किसके ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे लेट द 3 रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हैविंग पोटेंशियल V एंड करंट बिकम डिवाइड I1 इक्वल टू I1 I2 एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो सीधी सी बात है, हम यहां क्या करेंगे कि करंट, पहली इक्वेशन बनाएंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी इस कॉम्बिनेशन के अंदर। अप्लाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या किया हमने, अप्लाइंग ओम्स लॉ अप्लाई किया हमने। अब IR होता है तो यहां से हम करंट निकालेंगे I इक्वल टू V बाई R। ऐसे ही हम क्या करेंगे, आपके पास I1 निकालेंगे, I1 वोल्टेज पे तो क्या हुआ, कोई फर्क पड़ा ही नहीं है, वो तो सेम है तीनों रेसिस्टेंस के अंदर, तो V क्या रहेगा, सेम रहेगा, और R1। ऐसे ही I2 V बाई R2, I3 V बाई R3। तो ये जितनी भी वैल्यूज है I1 I2 I3, इसको हम पुटअप करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन 1 में। तो सब्स्टिट्यूट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर रखेंगे। तो V बाई R, V बाई R1, V बाई R2 प्लस V बाई R3 रख दिया। अब आप देख रहे हो कि इस वाली इक्वेशन में से V कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा V बाई R इक्वल टू V कॉमन 1 बाई R1। तो यहां पे हम क्या है, V कॉमन आया, V अपॉन RS मिस RP, पैरेलल कॉम्बिनेशन, RS का सीरीज में था और P मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया R2 R3। तो V से V कैंसिल, तो 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 1 बाई R3। तो इस तरह से क्या हुआ, आपके पास रिजल्टेंट आया किसके अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सीधी सी बात है कि जो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, उस तरह से हम फॉर्मूला क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कि टोटल रेसिस्टेंस कितना है किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर, जब हम रेसिस्टेंस क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं सीरीज और पैरेलल के अंदर। तो ये था बेटा आज आपका कि जो हमने स्पेसिफिक मटेरियल्स पढ़े, स्पेसिफिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा, और कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी वो पढ़ा हमने, किसके अंदर रेसिस्टिविटी इंक्रीज करती है विद डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। और अब हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के अंदर में पढ़ा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन।
तो अब मैं जो है नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट